जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेज में आपने जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक, उसके नेचर हो गए, टाइप्स ऑफ टीचिंग हो गया, है ना, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। ये इनफैक्ट हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग वगैरह भी किया कि कोई भी टॉपिक आपका किसी भी तरीके से छूटे ना। आज उसी कड़ी में अगला प्रयास है जिसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां। अब जबकि एक शिक्षक जो होता है कक्षा कक्ष में जब अंतःक्रिया स्थापित करता है एक शिक्षार्थी से, तो कुछ ना कुछ ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए कि हम जब टीचिंग करा रहे हैं यानी शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो क्या वो बड़े समूह को करा रहे हैं या छोटे समूह को करा रहे हैं या मिक्स को करा रहे हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो हम ये टीचर की टेक्निक है, टीचिंग की टेक्निक यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हायर स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इस टीचिंग के मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है कि आपका जो है ये है अध्यापक केंद्रित पद्धति, जिसके केंद्र में बड़े समूहों की जो शिक्षण विधि है वो इसके तहत अपनाया जाता है। दूसरा है मिश्रित पद्धति, जो कि लघु समूह की शिक्षण विधि के लिए ये जितने भी तरीके हैं ये अपनाए जाते हैं। और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति यानी निजीकृत शिक्षण विधि, इसके तहत हम केंद्र में जो विद्यार्थी होता है, जो लर्नर होता है, उसको ध्यान में रख के जो पढ़ने का पढ़ाने का जो तरीका है वो उसे अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके इनको बात करेंगे। इसमें जितने भी हमने टॉपिक दिए उसमें बात करेंगे। प्रीवियस के आपने क्वेश्चन अभी नहीं देखा होगा तो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इसमें टीचिंग मेथड्स हैं, तो वो अलग अलग आपको दे देगा कि उसमें जो है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड होता है, पैनल चर्चा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता होता है कि ये सब टीचिंग के मेथड है या कौन से, अगर देखें तो लार्ज, जो अगर आप देखें लार्ज ग्रुप को पढ़ाने के लिए, कौन सी स्मॉल ग्रुप के लिए, कौन से मिक्स ग्रुप के लिए, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि ये जो है पढ़ाने का एक टेक्निक है। किसी में, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इस समय मैं क्या हूँ, मतलब कि जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो इसके केंद्र में मैं ही हूँ। तो ऐसे जब शिक्षक होता है आपकी क्लास में, जब लेक्चर डिलीवर करता है और वो बच्चों को उसमें, आप कह सकते हैं ना कि बच्चे उसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इसमें आपने देखा कि लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, आप कहीं पे भी बैठ गए और व्याख्यान सुन रहे हैं और व्याख्यान के बीच आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जो है वहां पे पैसिव है, आप उतने सक्रिय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो वो विधि होगी पढ़ाने की, उसके केंद्र में कौन है? कोई भी एक व्यक्ति, टीचर ओरिएंटेड व्यक्ति, उसमें अंतःक्रिया बच्चों से नहीं स्थापित हो रहा है। तो ऐसे में वो जो तरीका होगा पढ़ाने का, हम ये कहेंगे कि उसमें टीचर ही केंद्र में है। हालांकि इसको हम बहुत इफेक्टिव नहीं कह सकते, लेकिन आपने देखा होगा कि हायर स्टडी में हम लोग अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े संगोष्ठी में, सेमिनार में जाते हैं, व्याख्यान विधि के तहत शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें ऐसे पर्सन टू पर्सन, जैसे हम मेमोरी लेवल पे टीचर जो है, शिक्षण जो शिक्षक होता है हमको प्रॉपर गाइड करता रहता है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हमने एक चीज तो देख ही लिया है ना कि यहाँ पे हमने लेवल ऑफ टीचिंग देख लिया है। तो लेवल ऑफ टीचिंग से हमको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे एक समय होता है जब चीजों को हम मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर पे याद करते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। ये चिंतन का वो स्तर होता है कि आपको एक पर्सन को, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल गाइड करने की जरूरत है, आपको थोड़ा बताया जाएगा, आप उसे बहुत ज्यादा समझेंगे। तो ये चीज जो होता है हमारा, इस विधि के तहत आप कहेंगे कि टीचर ही केंद्र में है। अब ये आप एक तरीके से देखिए कि ये जो विधि है, ये विधि जो आपको ये वाला विधि कराया जाएगा लेक्चर मेथड, जो कि हायर स्टडी के लिए है, इसमें आपको ये जो विधि है यानी जो व्याख्यान लेक्चर मेथड है, ये आपके लिए प्रभावशाली क्यों हो सकता है? जैसे आपको कोई सैद्धांतिक बातें बतानी है, समझानी है ना, और आप कह सकते हैं कि कोई उसी विषय से संबंधित कोई विशेषज्ञ, कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि एक लेक्चर दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, आपको बस उसमें सुनना है। इसमें फायदा ये हो सकता है कि उनके लिए तो वो सरल हो सकता है, बहुत ही इफेक्टिव, आकर्षक हो सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यही व्याख्यान विधि छोटे बच्चों को आप व्याख्यान दीजिए, तो वो आपके व्याख्यान का कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। इसीलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो डिवाइड करके पढ़ते हैं कि बड़े समूह के तहत लेक्चर मेथड किसमें आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो टीचर ओरिएंटेड है, अध्यापक केंद्रित है। तो फिर आपको बताना होगा कि उसमें व्याख्यान है, टीम हो गया, रिव्यू हो गया,
क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लेक्चर मेथड का मतलब है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लेक्चर मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी शिक्षक केंद्र में होगा। शिक्षक या आप कह सकते हैं कि विद्वतजन केंद्र में होगा, जो अपने विषय का विशेषज्ञ होगा और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको लेक्चर देगा। बट जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक्टिव नहीं होगा, जो बोल रहा है वही एक्टिव होगा, बाकी लोग क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे। यानी एक्टिव यानी सक्रिय, और आगे वाले जो होंगे एक तरीके से कह सकते हैं निष्क्रिय होंगे। अब हम बात करते हैं व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। तो देखिए, एक तो होता है कि हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देखें तो हम खड़े होके आपके सामने जो है कुछ भी व्याख्यायित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक तो हो गया कि हम इस तरीके से सामने माइक लिए बस व्याख्यायित कर रहे हैं, कुछ भी आपको ना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही आपका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन प्रभावशाली तरीका व्याख्यान का तो सिर्फ हम वर्बली बोल के मौखिक स्तर पे बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम व्याख्यान के साथ आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करें, यानी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ डायग्राम से या फ्लो चार्ट से, या आजकल डिजिटल बोर्ड वगैरह पे बहुत सारे आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं कोई भी चीज को समझाने के लिए, तो हम उस चीज का प्रयोग करके, यानी कोई भी चित्रात्मक चीजों को प्रस्तुत करके जो है आपको उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से व्याख्यायित करें। तो ये हमारा जो विधि होगा, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी या मेथड जो होता है, वो भी आपका टीचर केंद्र में उसके होता है, यानी अध्यापक उसके केंद्र में होता है। तीसरा विधि है समूह शिक्षण विधि। आप कह सकते हैं कि ये जो टीचिंग का प्रोसेस है, इसमें एक टीम काम करता है। अब टीम यानी समूह जो शिक्षण विधि है, इसमें जैसे 2 या अधिक शिक्षक जो है एक योजना बनाएंगे। मान लीजिए ये इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जैसे कोई क्लास है, क्लास में 3 या 4 है और अपने अपने सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ हैं, और वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए या रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आप उस विषय, मतलब कोई मैथ का हो सकता है, कोई साइंस का हो सकता है, कोई आर्ट का हो सकता है। तो हम ना कुछ ऐसा करें कि एक लोग उस टॉपिक पे जो है क्या करेंगे, उस टॉपिक को सैद्धांतिक स्तर पे बच्चों को बताएंगे। सैद्धांतिक के बाद कोई एक जो बच्चा है उसी जो सैद्धांतिक स्तर चीज को है उसी को अप्लाइड फॉर्म में बता देगा, और फिर कोई इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताएगा। तो हम तीनों जो है टीचर एक ही क्लास में जाएंगे। जैसे अपने अलग अलग क्लास होते थे तो एक एक टीचर अपने अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाता था, बट यहाँ पे तीनों टीचर आएंगे और उसी तरीके से हम एक ही कॉन्सेप्ट को जिस पे जिसकी पकड़ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। अब ये ऐसा तरीका है कि बहुत आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं है, और फिर आपको इतने विषय विशेषज्ञ मिल भी नहीं सकते हैं, बट ये चीज है कि हम जो है समूह शिक्षण कर सकते हैं, टीम टीचिंग काफी इफेक्टिव बनाने के लिए। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि समूह शिक्षण हम सीधे कर दे उठा के यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये टीम टीचिंग के बारे में हमने कहा ना कि विद्वतजन जैसे बहुत ही ज्यादा आप, अब देखिए कोई भी टीचर अब छोटे बच्चों को तो है नहीं कि वही चीजों को कोई सैद्धांतिक स्तर पे सिद्धांत बता रहा है, कोई उसी का अप्लाइड फॉर्म बता रहा है, कोई उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहे हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में जो है जिनकी विषय विशेषज्ञता है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें सभी जगह संभव नहीं हो सकता। ये टीम टीचिंग जो है आपके टीचर जो है केंद्र में है, यानी अध्यापक केंद्रित पद्धति के तहत आता है। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, तो ये तो आपने सुना होगा कि टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति आजकल ऑडियो विजुअल का बहुत ज्यादा प्रयोग चलन में बहुत बड़ा है, और खासकर आप देखिए हायर स्टडी वगैरह में भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार वगैरह ऐसे आयोजित कर दिए जाते हैं। तो इन सब मेथड से जो है ऑडियो विजुअल को यूज करके जो है आपका जो टीचिंग का पैटर्न होता है, तो ये सीधे टेलीविजन या वीडियो में आता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि जैसे मतलब कि आपका जब भी वो संचार, ये जो संचार स्थापित करने के लिए चीजों को चलाया जाए ऑडियो विजुअल, आप कहाँ पे हैं, दूर दराज इलाके में नहीं है, आपकी उतनी कनेक्टिविटी पहुंच है या नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। लेकिन उसके फायदे भी, उसके लाभ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप इस तरीके से देख के चीजों को जब डेमोन्स्ट्रेट होते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसके बाद आता है रिव्यू यानी समीक्षा नीति। तो आपने रिव्यू के बारे में यही देखा होगा कि ज्यादातर हायर स्टडी वगैरह में रिव्यू प्रोसेस के बारे में काफी जानते होंगे कि चीजों का जो परिणाम हम देखते हैं तो वो क्या व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि है या समूह शिक्षण विधि, सबके पुनरावलोकन को हम रिव्यू स्ट्रेटजी के तहत ही देखते हैं। यानी रिव्यू क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आज जो ये क्लास किया, इससे पूर्व भी जैसे हमने क्लास किया, तो हमको एक मान लीजिए कह कि हम एक रिकैप देख सकते हैं कि प्रीवियस की क्लासेज में हमने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्या आगे किया जा सकता है। यानी हम अपना एक रिव्यू कर सकते हैं, एक तरीके से अपनी समीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि हम जो अभी तक पढ़ा रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचे, हमें किस लेवल तक और पहुंचना है। इवन आपसे क्वेश्चन वगैरह करके ये भी हम कर सकते हैं कि क्या स्टूडेंट को जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं वो उन तक
पहुंच रहा है कि नहीं, यानी जो कब क्यों कैसे जैसे क्वेश्चन मार्क टाइप में चीजें आती हैं कि हम कहाँ तक आगे बढ़े, तो वो हमारा रिव्यू में आ जाता है, वो समीक्षा नीति के तहत आता है। और अक्सर आपने देखा होगा जैसे बुक रिव्यू वगैरह के बारे में सुना होगा कि किसी ने बुक लिख दिया, अब बुक लिख दिया तो वो किसी बड़े राइटर से हो गया या किसी भी बड़े व्यक्ति से वो रिव्यू कराता है कि आप मेरा जो बुक यानी किताब लिखा गया उसका रिव्यू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, या उसमें क्या कमी रहेगी, तो आप क्वेश्चन मार्क को थोड़ा सा सही करेंगे, एलबोरेट कर देंगे, हम उसमें सुधार कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है समीक्षा किसमें होता है, ये बड़े समूह की शिक्षण पद्धति में होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड में होता है। इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर शिक्षा विधि, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। सैद्धांतिक तौर पे क्वेश्चन एंड आंसर मेथड जो है जो भी बड़े मतलब कि कह सकते हैं कि वैसे विद्यार्थी हैं, आप कह सकते हैं कि जो चिंतनशील विद्यार्थी, उनसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हम जज कर सकते हैं कि उनका क्या लेवल है, कहाँ तक पहुंचे, या कोई भी हम टॉपिक जो है किसी भी विषय वस्तु पे बात कर रहे हैं तो हम उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जो है स्टूडेंट इतना समझ पा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इसको एक ना सुकराती विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण इन छात्रों के माध्यम से होने वाला जो नवीन ज्ञान है वो भी इसी के तहत आता है। यानी प्रश्न को कैसे निर्मित करना है, यानी आप कह सकते हैं कि इसको हम सुकराती विधि, आपने सुकरात के बारे में सुना होगा कि कैसे वो स्टूडेंट को इस तरीके से बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर करना है। मतलब आपने देखा होगा कि इनके बारे में आपने देखा होगा कि ये बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी की बात करते हैं कि आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ही संभावना होगी कि हम उनके जो है आंसर दे सकेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड जो आप कह सकते हैं अध्यापक केंद्रित पद्धति में एक ऐसी विधि है सुकराती विधि कि जिसके तहत आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण कर समाधान देना है, तो कुछ नवीन ज्ञान आएगा, कुछ नया चीजें आएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पद्धति एक तरीके से मनोविश्लेषणात्मक पद्धति में मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो आपको जिज्ञासु भी बनाता है और कुछ नए नए जो है नवीन ज्ञान को भी सृजन करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया अध्यापक केंद्रित पद्धति में लेक्चर मेथड, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, समूह शिक्षण में टीम टीचिंग हो गया, रिव्यू हो गया, टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल में प्रस्तुति हो गया, और क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। अब इसके बाद आते हैं मिश्रित पद्धति। मिश्रित में है कि लघु समूह की शिक्षण विधि। तो ज्यादातर हम ये देखिए कि जो लघु शिक्षण पद्धति में है हम किन तरीकों को अपनाते हैं, इनमें हम अपनाते हैं समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, संगोष्ठी, सेमिनार भी आता है, ये मिक्स होता है ना, तो दोनों का मिक्स है ये। तो समूह परिचर्चा ग्रुप डिस्कशन है, संगोष्ठी यानी सेमिनार है, पैनल डिस्कशन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, ट्यूटोरियल्स है, केस स्टडी है और रोल प्लेइंग है, इनके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन है। कुल 9 यहाँ पे प्रकार में हमने दिया है, डिवाइड किया है, 9 टाइप्स ऑफ टीचिंग का मेथड है यहाँ पे। तो इसमें एक एक करके जो शिक्षण के अधिकतर तरीके में देखें, जैसे समूह है, विचार विमर्श है, सेमिनार है, परियोजना है, ये सभी इनमें आते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पे जैसे ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, समूह चर्चा, वो 3 प्रकार का हो सकता है, यानी पूर्णतः नियोजित, आंशिक नियोजित या अनियोजित भी हो सकता है। तो समूह वार्तालाप में आपने बज सेशन के बारे में सुना होगा, जिसमें छोटे समूहों के साथ क्या होता है कि लघु, संक्षिप्त, संरचित और उद्देश्यपूर्ण हम चर्चा करते हैं। यानी एक तरीके से बताएं को ये जो आपका समूह परिचर्चा है, ग्रुप डिस्कशन है, इसमें मैंने प्रीवियस के उसमें देखा था, पीवाईक्यू में देखा था, आपको बज सेशन के बारे में दिया था कि ये बज सेशन क्या होता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो आपका समूह परिचर्चा है, इसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में वो हो सकता है, यानी एक तरीके से आप देखें कि पूर्ण नियोजित हो सकता है कि आपको जो भी चर्चा करनी है पहले से ही आपने उसका प्लानिंग कर लिया। एक होता है कि आपने प्लानिंग तो किया लेकिन आंशिक प्लानिंग किया, तो ये पूर्ण नियोजित भी हो सकता है, आंशिक नियोजित भी हो सकता है और साथ ही अनियोजित भी हो सकता है। और जिसमें हमने कहा कि बज सेशन जो होता है वो किसके तहत आता है, तो यही जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसी का रूपांतर है, जिसमें क्या होता है कि पूरी कक्षा के सामने आपने क्या करना है कि कोई भी चीज संक्षिप्त में रख देना, उद्देश्यपूर्ण चर्चा करना है। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हम ग्रुप डिस्कशन आपके सामने आयोजित करते हैं, उसमें ये हो सकता है कि हम जो ग्रुप डिस्कशन आयोजित करें आपके सामने वो पूरे प्लान्ड वे में हम पहले स्ट्रक्चर्ड वे में बना के आए हो, या आंशिक रूप से थोड़ा ही बनाए हो या तो ना ही बनाए हो। तो बज सेशन कहता है कि उसी का ये लघु रूपांतर है कि हमने आके आपने सामने जो भी चीजें थी प्रस्तुत की, यानी कोई भी हमने समस्या रखी, समस्या का एक उद्देश्यपूर्ण, मतलब कोई समस्या ऐसे रखा जो उद्देश्यपूर्ण है, अब पता लगा उसका कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो
तो उस निष्कर्ष को जितने भी क्लास मेंबर जो भी बैठे हुए हैं, शिक्षार्थी सामने बैठे, उनके सामने हमने ये रख दिया कि देखो ये वाला क्लास के सेशन का जो हमने ये समस्या दिया था, इसका ये समाधान या निष्कर्ष निकल के आया है। अब ये आप लोगों को करना क्या है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर देते रहिए। तो एक ग्रुप डिस्कशन के साथ जो है आपका ये जो है ग्रुप डिस्कशन के साथ समूह परिचर्चा शुरू होता है, जिसमें बच्चों का भी, शिक्षार्थी का भी इन्वॉल्वमेंट है और जो शिक्षक है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो बज सेशन इसी का लघु रूपांतरण, इसी का पार्ट है। अब दूसरा है संगोष्ठी। संगोष्ठी यानी सेमिनार के बारे में आपने बहुत सारे सुने होंगे कि सेमिनार क्या होता है। तो संगोष्ठी में अक्सर जाते ही हैं। तो इसमें क्या होता है सेमिनार के बारे में, तो आजकल एक चीज ये चला है कि सेमिनार जो होता है वो ज्यादा आप देखेंगे ना, तो ये जो ट्रेनी प्रशिक्षु होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि सेमिनार में क्या होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी में हमने देखा है, विश्वविद्यालय में जब भी हम थे तो अक्सर संगोष्ठियां होती थी, तो वहां पे हम संगोष्ठी में जरूर जाते थे। तो ऐसे में जैसे मेरे हिंदी साहित्य की जो भी संगोष्ठी होती थी उसमें हम देखते थे कि बहुत सारे ट्रेनीज जो है इन फ्यूचर जिनको पढ़ाना है, या मान लीजिए किसी को रिसर्च पब्लिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अपने प्रॉपर वो टॉपिक तैयार करता था। तो लास्ट में कुछ लोगों को, ऐसे सदस्यों को बुलाया जाता था 1 बाय 1 करके, जो पर्टिकुलर टॉपिक, जो विशेष उनको सब्जेक्ट दिया गया होता था, जो भी विषय वस्तु उनको प्रेजेंट करना होता था, वो पूरी तैयारी के साथ आते थे और सेमिनार को जो है वो अटेंड करते और साथ ही में प्रेजेंट करते। तो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद होता था, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये जो ट्रेनिंग होते थे उनका फायदा ही इसमें होता था कि उन्हें चीजें कैसे आगे चल के जो है, मतलब कि हायर स्टडी में जब जाना, अपने आप को प्रेजेंट करना है तो किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अब इसमें हम आप देख सकते हैं जैसे संगोष्ठी या सेमिनार होता है, ऐसे बीएड वगैरह में देखेंगे आप माइक्रो टीचिंग वगैरह पहले करा देते हैं, जिसमें 5-6 मिनट की आपकी टीचिंग होगी, आपके ही क्लास के बच्चे होंगे, 5-6 बच्चे ऐसे होंगे और सामने टीचर बैठे होंगे। तो आपको भविष्य में उस तरीके से 60 बच्चों को संभालना है, तो 5-6 को संभाल के देखो। ऐसा एक प्रशिक्षु के तौर पे, मतलब टीचर ट्रेनिंग टाइप में आप कह सकते हैं, कंप्लीटली ट्रेनिंग नहीं लेकिन आंशिक ट्रेनिंग के तौर पे कह सकते हैं। ऐसे ही जो हायर स्टडी में होता है तो सेमिनार वगैरह में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको सामने प्रेजेंट करना है। तो ये किस पार्ट में है, लघु समूह की शिक्षण विधि में आता है। इसके बाद है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या हो गया कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक दे दिया और आपस में सबको बिठा दिया एक साथ, है ना। पैनल में आपने देखा होगा कि पैनलिस्ट जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो पैनल चर्चा में जैसे 6 से 8 जो है व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा दे दिया, जैसे सामाजिक रूप से जो मुद्दा प्रासंगिक हो उसी को देना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई एक सेमिनार आयोजित हो रहा है जिसमें मान लीजिए रसिया यूक्रेन वार जो बहुत ज्यादा छिड़ा था। अब ऐसा है कि आपको कुछ समसामयिक मुद्दे दे दिए जो करंट से रिलेटेड हो, और पैनल में 6 से 8 लोग बैठ गए। अब उनसे कह दिया गया कि अपने थॉट दीजिए, है ना, इस पे आपके थॉट क्या है, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन आना चाहिए। अब पैनल में हमने बताया कि करीबन अगर मान लीजिए ऐसे 6 मेंबर बैठे हैं आगे, है ना, आगे पीछे अगर देखें, और आपको समसामयिक घटना दे दिया गया कि चलो आपको रूस और जो है रसिया, मतलब कि रसिया और यूक्रेन वार से संबंधित कुछ तो बताना है। अब जब कुछ बताना है तो वो अपने दिमाग को उसमें लगाएंगे कि हाँ इसमें ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो एक ऐसा तरीका है पैनल डिस्कशन, एक ऐसा तरीका है कि लास्ट में आप देखते हैं उस समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड कुछ नया निकल के आता है। तो पैनल डिस्कशन इज अ टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, ये भी एक टीचिंग मेथड का है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। सरल भाषा में ब्रेनस्टॉर्मिंग को विचार मंथन कह सकते हैं, है ना, कि एक ऐसा समूह जो किसी, मतलब कि आप कह सकते हैं एक ऐसा क्रिएटिव समूह होगा जो किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करता है इसमें। अब वो कह सकते हैं कि सबसे अच्छा इसमें ये चीज होता है कि जो ये आपका मस्तिष्क झंझावाती होता है, ये रचनात्मकता से ओतप्रोत होता है। जैसे काफी बार होता है कि मान लीजिए व्याख्यान विधि चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चल रहा है, आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग इज कि आपका जो दिमाग है उसमें जितने आप तूफान उठ रहे हैं उन तूफानों को आप व्यक्त कर सकते हैं और उसमें आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लास चल रहा हो और क्लास में जो भी सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो स्टूडेंट को उसके रिगार्डिंग बहुत सारे उसके दिमाग में नए थॉट आ रहे हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज है, वो जो रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आ रहा है उसको कहीं से वो सप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, बल्कि आप क्या है कि खुल के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क झंझावाती यानी मस्तिष्क में उठने वाले जितने तूफान हैं उन तूफानों को समाधान देने के लिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, मस्तिष्क झंझावाती होता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं इसमें इसलिए भी दिया जाता है कि जो बच्चे हैं वो जो किसी भी टॉपिक पे किसी भी समस्या को खोजने के दौरान जो है अपना एक सामाजिकता का भी विकास करे। जैसे कोई भी परियोजना दे दिया गया, परियोजना कार्य दे दिया गया आपको कि आपको जो है कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित कोई आपको प्रोजेक्ट कार्ड दे दिया गया कि आपको जाना है और अपने मोहल्ले में देखना है कि कितने वृक्ष लगे हैं और कितनी संभावना है, ऐसा कुछ टॉपिक दे दिया गया। अब पता लगा वो स्टूडेंट जो है, पता लगा कि इसके पहले निष्क्रिय प्राणी था लेकिन उसको प्रोजेक्ट मिला है और उसको प्रोजेक्ट के साथ ये भी दे दिया गया कि आपको मान लीजिए 6 दिन के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब वो 6 दिन के अंदर प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो निष्क्रिय प्राणी अब सक्रिय हो उठेगा और जाएगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा। जब मिलेगा जुलेगा तो उसका सामाजिक अंतःक्रिया भी बढ़ेगा। तो परियोजना मेथड इस मामले में बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों से वो मिलेगा जुलेगा, कुछ नया सीखेगा। तो ये जॉन डेवी जो थे, उनके शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने इस विधि का जो है, इस विधि को सबके सामने रखा था और इसमें कहा था कि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो छात्र होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, गहन सोच विकसित होना चाहिए, है ना। अब गहन सोच कैसे, हमने कहा ना कि जब कब क्यों कैसे इन सारी चीजों पे आप ध्यान देंगे तभी आपके अंदर जो है गहन सोच विकसित होगा। तो ये जो आपका मेथड है इसमें कहीं ना कहीं वो चीजें जो है आपका गहन सोच विकसित होता है। तो ये जो मेथड है अभी हमने बात किया, कौन सा मेथड, ये परियोजना, इसमें आपका जो है गहन सोच जो होता है वो विकसित होता है। परियोजना मेथड इस मामले में बहुत अच्छा है। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे अनुशिक्षण ट्यूटोरियल मेथड। अनुशिक्षण मेथड जो ट्यूटोरियल मेथड है इसमें क्या होगा कि आपको ये इस तरीके से बताया गया है कि इसमें जो है प्रविधि के द्वारा छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गाइड किया जाता है। मतलब ट्यूटोरियल मेथड आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि शिक्षार्थी जो है 3 प्रकार से शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। एक आपको ग्रुप में ग्रुप ट्यूटोरियल के माध्यम से, एक आपको प्रैक्टिकल काम देके, एक आपका निरीक्षण करके। यानी जो ये मेथड है आपका ट्यूटोरियल मेथड, इसमें शिक्षक जो होता है आपका जो टीचर होता है वो आपको मदद कर सकता है 3 तरीके से। यानी जो बच्चे की आवश्यकता उसको ध्यान में रखे। अब एक हो गया कि डायरेक्ट आपको निर्देशित करे, कि गाइड करे, है ना, पर्सन टू पर्सन गाइड करने वाला, वो उस तरीके से आपको गाइड कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। दूसरा ये कर सकता है कि आपको प्रैक्टिकल काम दे, है ना, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक कार्य दे और उसमें भी आपके साथ मतलब जुड़ा हो। तो जिसे हम कहते हैं ना कि ट्यूशन की बात हो गई कि कोई ट्यूट कर रहा है आपको, तो ट्यूटोरियल मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें जो आपका टीचर है वो आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें आपको बतानी होती हैं वो बताता है और इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकता है। और इस तरीके से ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहतर नियंत्रण का काम इसमें करता है। अब यहाँ पे देखिए केस स्टडी, है ना, केस स्टडी के बारे में आपने देखा होगा कि ये जो केस स्टडी है यानी प्रकरण अध्ययन, इसको आपने देखा होगा कि जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है उसमें एथिक्स का जो 4 पेपर होता है, तो एथिक्स के पेपर में भी आपने देखा होगा केस स्टडी के बारे में वहां पे दिया होता है। केस स्टडी एक प्रकरण अध्ययन कि आपको प्रासंगिक तौर पे देखिए कुछ ऐसे आपके सामने त्वरित समस्या रख दी जाएगी और आपसे तुरंत उसका निदान पूछा जाएगा कि आप उसके संदर्भ में क्या सोचते हैं। मान लीजिए वहां पे ऐसे कुछ केस स्टडी आ जाते हैं कि मान लीजिए आप एक डीएम है और आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और तत्काल आपने देखा कि जो है किसी की जो है वहां पे एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट भी हो गया और जस्ट आपको कहीं पे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का कुछ कार्यक्रम होना है और आपको तुरंत वहां भी पहुंचना, मतलब इतना समय नहीं कि आपको रुक के उसके लिए कुछ कर पाए। अब ऐसे में जब आप बीच में बिल्कुल द्वंद्व में फंस गए तो उस समय आप क्या करेंगे, तो बहुत ही मतलब आपका एक तरीके से ना माइंड को एकदम स्टॉर्म कर देना, झंझावाते नहीं घुमा देना कि ऐसे समय में वो आपको ऐसे रियल सिचुएशन में डाल देंगे जिनमें आपको 2 में से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पूर्ण लगेगा कि हम जो है कौन से उसमें उत्तर पे जाए। तो ये केस स्टडी जो होता है एक तरीके से एक ऐसे सिचुएशन बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अब ये चीजें हम लोगों के साइंस, मैथ और अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत जो है काफी केस स्टडी आपको दे दी जाती है कि जिसको आपको पढ़ना है, उसके समाधान निकालने हैं। तो ये भी आपका जो है लघु समूह शिक्षण विधि में आता है। आपको देखिए ये थोड़ा सा अगर कम भी समझ में आए तो मेन चीज आपको ना कि कौन से किसके तहत आते हैं
और जो थोड़े से डिफरेंट है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म क्या होता है, ट्यूटोरियल्स क्या टर्म होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, इसको समझना, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का लेवल है ना जो आता है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस पे आता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप समझते हैं तो फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग यानी पात्र अभिनय। टीचिंग के दौरान आपने देखा होगा, शिक्षण के दौरान टीचर वगैरह के अंदर ही कि वो शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्या हल करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कभी कभी होता है कि जो है टीचर क्या होता है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है काल्पनिक घटनाओं को आपके सामने रखता है। जैसे रोल प्लेइंग में हमने कहा कि आपको कोई सब्जेक्ट के टॉपिक को हमें समझाना है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हो सकता है मेरे वास्तविक जीवन से कोई ऐसी घटना हो जिनसे हम आपको जोड़ के पढ़ाएं, या उसको कोई साहित्यिक घटना उससे जोड़ के पढ़ाएं, या कोई भौगोलिक ऐसी घटना है उससे जोड़ के पढ़ाएं। तो कभी कभी टीचर को, हमने इसे प्रीवियस क्लास में जस्ट बात किया था कि टीचर क्या है, टीचिंग एज अ आर्ट, और टीचर क्या है एक तरीके से वो आर्टिस्ट है। यानी आपका शिक्षण जो है वो एक प्रकार से, शिक्षण जो आपका है वो कला है ना। शिक्षण क्या है आपका, टीचिंग है, एक आर्ट है, और आप क्या है, एक कलाकार हैं। अब एक कलाकार जो है अपने आप कह सकते हैं, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, आपको एंटरटेन कराने के लिए नहीं, मतलब एक तरीके से एजुकेशन में एंटरटेन कराने के लिए वो किसी भी भूमिका में आ सकता है। तो वही चीज है कि कभी कभी क्या होता है टीचर को प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है, और खासकर छोटे बच्चों को जब आप टीच कराएं तो उसमें तो बहुत ज्यादा आपको सक्रिय होकर कि उनको किस तरीके से समझ में आए, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन पे पहले भी बात किया, ये एक ऐसा मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में होता है कि चीजों को हम जो है यहाँ पे दिखा के पढ़ा रहे हैं, वही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में आपने बहुत पहले भी सुना होगा कि असाइनमेंट कैसा प्रोसेस होता है। असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको जो है असाइनमेंट में आपको काम दे दिया गया कोई भी, अब क्या है कि वहां पे ये लर्नर ओरिएंटेड है कि आपको स्वतंत्र रूप से काम दे दिया गया और आप जाके अपनी समस्या को जो है सुलझाइए। और इसमें क्या होगा कि आप जब आपने कोई, जैसे मान लीजिए असाइनमेंट किसी भी चीज पे दे दिया गया और आप असाइनमेंट में ये आपके सुपुर्द काम के तहत दे दिया गया कि आप इस काम पे अच्छे से, मतलब इस काम को करिए। अब जब करिए तो मतलब आपको एक्टिव, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तो आपकी गहन सोच जो है इसमें विकसित होगी, साथ ही साथ जो है आपका विश्लेषण क्षमता बढ़ेगा। इसीलिए इसे बोला गया है ये शिक्षार्थी केंद्रित, ये आप कह सकते हैं कि पर्सनलाइज जो है आपका टीचिंग मेथड के तहत आता है, निजीकृत शिक्षण विधि के तहत। यानी शिक्षार्थी इसमें केंद्र में, इसमें टीचर नहीं। टीचर ने तो आपको एक जो है आपको क्या किया, एक असाइनमेंट दे दिया। अब असाइनमेंट को आपको करना है, आपको नियत टाइम दे दिया गया कि हाँ ये फिक्स टाइम है, इतने में करना है, और टीचर यहाँ तक आपको कह सकते हैं निर्देशित भी कर सकता है। बट करना किसको है, मेन चीज है ना कि ये शिक्षार्थी ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि करना आपको, असाइनमेंट का जो वर्क है वो करना आपको, दिमाग आपको लगाना है, विश्लेषण क्षमता जो है, गहन सोच है वो आपकी विकसित होगी, ना कि टीचर की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे देखिए कार्यक्रम अनुदेश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। आपने आजकल कंप्यूटराइज वे में चीजों को पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि काफी ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो पढ़ाई के ही है, जिनमें आपको एक निर्देशित, कह सकते हैं निर्देशित निर्देशों का एक समूह जो है आपको दे दिया जाता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे बैठ के, ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन आप करते हैं तो इसके पहले जो एग्जाम देते थे जो ऑनलाइन मोड में है, तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे जो आप देखते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी है, आप सिस्टम पे बैठ गए और वहां पे निर्देशित निर्देशों का समूह कंप्यूटराइज्ड वे में आपके सामने वो प्रेजेंट होता चला जाता है। आप जैसे मॉक टेस्ट देने बैठे तो वो जो है आपके सामने क्वेश्चन आता जा रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको तुरंत फीडबैक भी मिलता जा रहा है, पुनर्बलन भी मिलते जा रहा है। तो जो ये कार्यक्रम अनुदेश है वो प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम किया गया है, और उन निर्देशित निर्देशों के समूह के माध्यम से आप क्या करें, लगातार उसमें अपना जो है, जो आपको कार्य करना है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू भी सॉल्व करें, साथ में फीडबैक मिल रहा है। जबकि वही चीज आप क्लास में देखेंगे तो क्लास में ऑफलाइन पेपर में कि आपने जो है एक पेपर लिया, फिर आपने उसको गोला किया, फिर उस गोला को फिर वो चेक होने गया, फीडबैक कब मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या कि आप एमसीक्यू के लिए किसी भी आप सिस्टम पे बैठे और निर्देशित निर्देशों के समूह के माध्यम से आप तुरंत जजमेंट कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पे अभी रिलाई करते हैं, हमको कितना ज्यादा प्रोग्रेस करना है।
इसके बाद देखिए सीबीटी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो आजकल आप देखेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो आपके शिक्षण के दौरान उसको बहुत ज्यादा जो है आपके लिए वो प्रभावी बना रही हैं। अब कंप्यूटर आधारित शिक्षण का संबंध कंप्यूटर के उपयोग, सीखने और उनकी प्रक्रिया में सूचना के प्रवाह से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि किसी पुस्तक या वीडियो टेप की तुलना में अधिक शीघ्रता से सही से आपको जानकारी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि शिक्षार्थी केंद्रित है, यहाँ पे आपको असाइनमेंट दे दिया गया, यहाँ पे आपको दे दिया गया कि ये प्रोग्राम मतलब कि ये सिस्टम पे बैठ जाइए और सिस्टम पे आपको जो है ये 100 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना, आपको फीडबैक मिल जाएगा। इसमें कहा गया सीबीटी में कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है ये क्या है कि आपको किसी शिक्षक की वैसे जरूरत नहीं है, मतलब देखा जाए तो उस तरीके से नहीं, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर वही शिक्षक की भूमिका में आ गया, केंद्र में आप एक शिक्षार्थी हो। यानी सीबीटी में ये है कि आप जो है कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ गए, आपको जो भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, आपको लर्निंग कंटेंट वहीं पे मिल जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम है, ऑडियो विजुअल टेप वहीं पे मिल जा रहा है। मतलब ये आपकी पढ़ाई को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना दिया है। और केंद्र में कौन है? स्टूडेंट है। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इसमें कौन है? आपका यहाँ पे अध्यापक केंद्र में नहीं है, जैसे कि अध्यापक रहे केंद्र में कि आपको बताता रहे नहीं पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यहाँ पे तो आप सेल्फ गाइडेड है ना, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए। वो कंप्यूटर बेस्ड आपको जो आपका प्रोग्राम है वो आपको निर्देशित करता रहेगा, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। तो इसमें आप केंद्र में हो गए, आप ही अपने सुप्रीम एक सही कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आप स्वयं हैं। और इंटरेक्टिव ये परस्पर संवादात्मक वीडियो, इसमें आप देखिए कि आजकल का जो पढ़ाई का हमारा फॉर्मेट है, इसमें आपने देखा होगा काफी ऑडियो विजुअल में टीचर वगैरह अगर सामने पढ़ाते भी हैं तो वीडियो के माध्यम से अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होता रहता है। अब वो कि मान लीजिए कोई वीडियो चल रहा है, उससे बीच बीच में वीडियो से भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन सामने आ रहा है कि आपको उसका उत्तर देते चलना है। मतलब आप केंद्र में है, सामने वीडियो चल रहा है और वीडियो चल रहा है और टीचर केंद्र में नहीं है, आप केंद्र में हो, आपको भी उसका उत्तर देते रहना है। तो इस तरीके से आजकल इंटरेक्टिव जो सेशन है वो परस्पर जो है वीडियो जो है, इससे क्या होगा कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और संसाधन भी, मतलब आप कह सकते हैं कि इन तरीके से जो हमारे पढ़ाने के जो तरीके हैं वो उस तरीके से अगर देखें तो रैंडमली अगर देखें तो बहुत ज्यादा क्रमबद्ध रूप में नहीं है, लेकिन आपको एक तरीके से ये स्वतंत्रता देता है ना। ये चीज इसका फायदा है कि आपको स्वतंत्र करता है। और इसके बाद है ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग के बारे में बात करें कि ओपन लर्निंग क्या है। आजकल मुक्त अधिगम की व्यवस्था अगर आप देखें टीचिंग में, बहुत सारे लोग डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं तो उसमें केंद्र में कौन है? टीचर तो है नहीं आपका। अब जैसे डिस्टेंस लर्निंग आप इग्नू से पढ़ रहे हैं या राजर्षि टंडन से कर रहे हैं कोई कोर्स वगैरह, तो केंद्र में आप स्वयं हैं, आपके टीचर नहीं, आपको डेली गाइड करने नहीं आते। लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, बस आपको जो डिग्री लेना वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ओपन लर्निंग भी एक ऐसा मुक्त अधिगम भी, यानी जो ये आपको स्वतंत्र रूप से एक पढ़ाने का तरीका है, ये भी आपका शिक्षार्थी केंद्रित तरीका है जिसमें आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, आपको क्या सीखना नहीं सीखना है। सतत अनुकरण सिमुलेशन को क्या कहते हैं? एक तरीके से हम इमिटेशन की बात करते हैं कि अनुकरण करके चीजों को सीखना। तो इसमें भी शिक्षार्थी क्या होता है, यानी आप देखिए कि शिक्षार्थी जो केंद्रित पद्धति है सिमुलेशन टेक्निक में, इसमें भी वो अपने ही को केंद्र में रखता है। यानी इसमें आपको सतत अनुकरण में ऐसा है कि इसको आप कह सकते हैं ना कि इसमें आपको ऐसा आर्टिफिशियल जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जो कि आपको रियल लाइफ से बहुत ज्यादा मेल खाता हुआ लगता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत है कि जैसे आपके लिए फायदेमंद तब हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो आप बीएड जब करते हैं तो बीएड में जो होता है टीचर ट्रेनिंग में भी आपको माइक्रो टीचिंग या मैक्रो टीचिंग जो करवाई जाती है उसमें भी आपको कृत्रिम परिस्थिति रखी जाती है कि आप 60 या 100 बच्चों की क्लास को संभाल रहे हैं, अब बताइए आप कैसे हैंडल करेंगे। साथ में आपके जो टीचर होते हैं आपके सामने बैठे होते हैं, वही आपके जो है जिस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होता है उसको मार्क करते रहते हैं और आपके बीच में आपके स्टूडेंट कुछ बैठे होते हैं। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जो कि रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविक दुनिया नहीं है कि आप सच में उतने बच्चों को टीच कर रहे हैं, बट आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि आपको इन फ्यूचर जाके भविष्य में कुछ ऐसी ही क्लास को संभालना है। सेम चीज जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाना है तो उसको यहीं पे जो है उसका डेमो कर लिया जाता है कि आप वहां पे जाएंगे इतने टेम्परेचर में या ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। मतलब उसको उस कृत्रिम वातावरण को तैयार कर दिया जाता है ताकि आप तैयार हो पाए वहां पे सस्टेन करने के लिए। तो ये चीज जो है इसमें ही सिमुलेशन जो टेक्निक है, सतत अनुकरण है, वो इसी के तहत आता है।
इसके बाद है अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। ये अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, इसको आप कह सकते हैं, इसको प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया था। इसको अनुमानी या अन्वेषण विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो विधि स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को, यानी जो छात्र हैं वो उनके स्वयं सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ाता है। इस विधि में छात्र जो होता है वो अनएडेड प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान, यानी असहायता प्राप्त, यानी किसी से सहायता भी प्राप्त नहीं किया, वो केवल क्या करता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अपनी खुद की जांच करता है। वे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता है बल्कि ज्ञान का आविष्कार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये लगता है कि इसमें जो है, इसका एक नाम भी अन्वेषक विधि भी है। अन्वेषक यानी आप ही खोज करता हो। अन्वेषक मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड में आप ही अपने खोज करता हो, कोई भी समस्या लो उसका समाधान करता आप स्वयं हो। और अगर आप खुद स्वयं समाधान करता हो इस विधि के तहत, तो आप समझ सकते हो कि आप ही इसके केंद्र में हो। इसी की केंद्र में जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो भी आप लर्नर के तौर पे बहुत ज्यादा सीखते हो, तो ये अनुमानी विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है कि आपको सही काम एक ही बार में करना है। आप कर रहे हो, उसमें सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, और आपको कोई सहायता नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो है कि ये असहायता प्राप्त है, और सहायता भी नहीं प्राप्त है, विदाउट हेल्प के भी आप, जैसे होता नहीं कि हमने गलती करत मतलब अभ्यास किया, कुछ भी हम गलती कर रहे हैं तो नया सीख रहे हैं। तो अनुमानी विधि या अन्वेषण में यही है कि आप एक अन्वेषक, एक खोजकर्ता की भूमिका में हो, तो खोज कर चीजों को, नया नया चीज निकालते हो। तो ये आपका जो है ह्यूरिस्टिक मेथड है। ऐतिहासिक डिस्कवरी मेथड में कुछ ऐसा ही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक खोज विधि के तहत हम बहुत कुछ चीजें जैसी होती हैं कि एक मिलती जुलती चीजों को अनुमान लगाते हैं, जिनमें हम एक अन्वेषक की भूमिका में वैज्ञानिक विषयों, वर्तमान से संबंधित घटनाओं के आधार पर कुछ चीजों को नया खोजते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर सामाजिक जो है विधि, अगर विषयों में कहें तो उन तथ्यों के ज्ञान के लिए किया जाता है। इनका संबंध प्राचीन जो है विधियों से, मतलब प्राचीन चीजों से होता है। जैसे ऐतिहासिक खोज विधि में बहुत ज्यादा आपने देखा हिस्टोरिकल चीजें वगैरह लोग खोजने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये अन्वेषक के तौर पे आप शिक्षार्थी तो हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आप क्या चीजों को खोज रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें आपको खोजनी है, तो ऐसा करके आप एक अन्वेषक की भूमिका में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बस टीचर सेंटर्ड और यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड इसको ध्यान में रखना है, और जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हमने बस वो समझते रहना है। लेकिन हाँ, आपको ये क्लियर रखना है माइंड में कि इतने प्रकार की विधि होती है जिनसे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जब हम क्लास में मुझे जहां तक उम्मीद है कि 2-3 क्लास लेने के बाद जो है हम आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करा देंगे, है ना, या इवन 1-2 क्लास के बाद करा देंगे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगता रहे कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया क्या क्वेश्चन कुछ उससे आता है, अदरवाइज बस हवा में ऐसे ही तीर मार रहे हैं, तो वो चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम ये टीचिंग मॉडल वाला आपका जो टीचिंग मेथड को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं। इसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग करा देंगे, और फिर साथ में आप जो है क्वेश्चन आंसर की भी हम उसमें सेशन को इंक्लूड करेंगे, उसको भी आप करते रहिएगा। और जो भी प्रतिक्रिया प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करते रहिए। जैसे कोई कह रहा था कि उसमें ब्लर दिख रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हौच पौच हो गया, तो ये सब धीरे धीरे हम सुधार करेंगे अपने तरीके से। बाकी हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से प्लीज आप कनेक्ट होइए, है ना। वो आप डायरेक्ट जब लिंक पे, टेलीग्राम लिंक पे वो करेंगे क्लिक, तो आपको सीधे जो है टेलीग्राम उसमें लेके जाएगा। और जो ये नोट्स मेरे हैं, तो नोट्स जो है हम वहीं पे जो है शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।